बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, कोरोना के वार में फिर तेजी। डिवीजन भर में मजीद एक मौत और 45 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में एक मरीज जान से गया, 23 मरीजों का इजाफा रिपोर्ट हुआ। 24 घंटों के दौरान झंग में 15 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। जिले में जेरे इलाज मरीजों की तादाद 136 हो गई। टोबा में 4 अफराद का इजाफा हुआ, केसेस की तादाद 163 हो गई। चनियोट में कोरोना के 3 केस रिपोर्ट हुए। आपको बताते चलें, कोरोना के वार में तेजी आ चुकी है। डिवीजन भर में मजीद एक मौत, 45 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के बढ़ते वार, वैक्सीनेशन ना करवाने वाले अफराद कोरोना का शिकार होने लगे। झंग में कोरोना के शिकार 90% अफराद ने वैक्सीनेशन ना करवाई। आपको बताते चले, इस हवाले से कोरोना के बढ़ते वार, वैक्सीनेशन ना करवाने वाले अफराद कोरोना का शिकार होने लगे। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा मुबशर हसन नकवी से। जी बताएगा। जी बिल्कुल, झंग में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज भी 15 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और इस वक्त जो है वो ज़िला भर में 130 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं। महकमा सेहत का ये कहना है कि ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई वो सबसे ज़्यादा कोरोना से मुतासर हो रहे हैं। इसी हवाले से CEO हेल्थ डॉक्टर सैयद असगर से बात करते हैं, जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि कितनी रेशो है जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। जो वैक्सीन लगवा रहे हैं वो काफ़ी हद तक लोग सेफ़ हैं। जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे 80-90% लोग वही अफेक्ट हो रहे हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे। अगर जो वैक्सीन लगवा के भी खुदा न खास्ता अफेक्ट हो जाते हैं तो उनमें शिद्दत नहीं आती बीमारी की, वो ऑक्सीजन पे नहीं जाते, वो माइनर सा उनका खांस ज़ुकाम वगैरह होता है और वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो जाते हैं। तो जितने भी यहाँ ऑक्सीजन डिपेंडेंट लोग पड़े हैं वो सारे वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई थी। तो मेरी तमाम आवाम से गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन के प्रोसेस को यकीनी बनाएं। शुक्रिया। सर, इस हवाले से बताइएगा कि आप कितनी परसेंटेज बताएंगे, कितने लोग ऐसे हैं जो इस वक्त जो है वो वैक्सीन न लगवाने की वजह से मुतासर हो रहे हैं? तकरीबन 80-90% लोग वो आ रहे हैं हमारे पास जो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं जो कि वैक्सीनेटेड नहीं हैं। तो इस हवाले से वो लोग सेफ़ हो रहे हैं, जो वैक्सीन लगवा रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, CEO हेल्थ का ये कहना है कि 80 से 90% अफराद वो हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई और कोरोना का शिकार हो गए। ताहम उन्होंने शहरियों से अपील की है कि फौरी तौर पर वैक्सीनेशन करवाएं। और दूसरी जानब महकमा सेहत का ये कहना है कि इस वक्त 3,61,000 से ज़्यादा अफराद को जो है वो वैक्सीन लगा भी दी गई है। और ताहम महकमा सेहत बार बार शहरियों से ये अपील करता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो वैक्सीन लगवाएं ताकि इस कोरोना वायरस से महफूज रह सकें। वैक्सीनेशन के अमल को यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कोरोना के बढ़ते केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो गया। फैसलाबाद के कारोबारी मराकज बंद, हफ्ते में 2 रोज लॉकडाउन, घंटाघर और बाजारों में हुक्का आलम। आपको बताते चले, इस हवाले से कोरोना के बढ़ते केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो गया। फैसलाबाद के कारोबारी मराकज बंद, हफ्ते में 2 रोज लॉकडाउन। मजीद बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताएगा ताजरों का क्या कहना है इस हवाले से? आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से ख़तरे के पेश नज़र NCOC की जानिब से फैसला किया गया कि फैसलाबाद के 5 अजला के अंदर लॉकडाउन किया जाए ताकि कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सके। और फैसलाबाद में भी 2 रोज़ का लॉकडाउन है। आज हफ्ते के रोज़ भी तमाम मार्केटें हों, कारोबारी मराकज़ हों, वो बंद हैं। और जो घंटाघर के 8 बाज़ार हैं, मार्केटें हैं, तमाम के समेत फैसलाबाद की छोटी बड़ी मार्केटें, बाज़ार जो हैं वो बंद हैं ताकि कोरोना वायरस से ज़्यादा बचाव जो है वो किया जा सके। और कल से इतवार के रोज़ से तमाम कारोबारी मराकज़ जो हैं वो खोले जाएंगे, जो कि हुकूमती फ़ैसले के मुताबिक। और फैसलाबाद के जो ताजर हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये फ़ैसला लिया है कि रात 8 बजे तक कारोबारी मराकज़ जो हैं वो खुले रहेंगे और 8 बजे के बाद तमाम मार्केटें जो हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। और कल से इतवार के दिन से जुमेरात के रोज़ तक कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सड़कों के अतराफ के बरसाती नाले कौन साफ करेगा, फैसला न हो सका। मामले पर वासा और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में ठन गई। जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाली जाने लगी। कमिश्नर ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को नालों की सफाई की हिदायत की। लोकल गवर्नमेंट ने तमाम तर जिम्मेदारी वासा पर डाल दी। आपको इस हवाले से बताते चलें कि सड़कों के अतराफ के बरसाती नाले कौन साफ करेगा, फैसला न हो सका। मामले पर वासा और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में ठन गई। जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाली जाने लगी। कमिश्नर ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को नालों की सफाई की हिदायत की। लोकल गवर्नमेंट ने तमाम तर जिम्मेदारी वासा पर डाल दी। आपको बताते चलें, इस हवाले से
सड़कों के अतराफ के बरसाती नाले कौन साफ करेगा, फैसला ना हो सका। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा रमजान मिर्जा से। जी बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में अरसा दराज से सीवरेज के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे। तो जो ही बारिश होती है तो सड़कों के ऊपर भी पानी जमा रहता है। कई रोज़ पानी जमा होने के से शहरियों के मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं। इस मामले को ना सिर्फ कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, डायरेक्टर जनरल FDA और दीगर महकमों ने टेकअप भी किया और इस मसले के हल के लिए ये फैसला किया गया कि जो रोड साइड ड्रेन है जिसकी पहले ही जिम्मेदारी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की है, इसमें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अपनी इन ड्रेन्स की सफाई करे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन ड्रेन्स की सफाई अरसा दराज से नहीं हो सकी, जिसके बायस फैसलाबाद में सीवरेज के मसाइल तो होते ही हैं, बरसाती पानी का इखराज भी नहीं हो पाता। कमिश्नर फैसलाबाद ने इस मामले को टेकअप किया। डिप्टी कमिश्नर MD वासा और CO वेस्ट मैनेजमेंट के साथ मिलकर एक आला सतह का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की बजाय जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो रोड साइड ड्रेन्स की सफाई करेगी। इस मामले को जब हुकूमत पंजाब लोकल गवर्नमेंट ने जो देखा तो इसमें ये उनकी जानिब से मरासला भिजवाया गया कि चूँकि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अलग से एक काम है और सफाई उनकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उनकी जिम्मेदारी है, जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है वो वासा फैसलाबाद की जिम्मेदारी है और वासा जो है इसके बिल भी लेता है और जो पानी की फराहमी है उसके बिल लेता है। और चूँकि रोड साइड ड्रेन वासा के जो है वो खाते में आते हैं और क्योंकि ये जो लिक्विड वेस्ट है उसकी मैनेजमेंट का एक हिस्सा है और इन्हीं का बिल भी जो है वो वासा की जानिब से रिसीव किया जाता है, तो ये तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो वासा फैसलाबाद की है और जो बिलों की मौसूली है वो वासा फैसलाबाद यकीनी बनाता है। तो वासा फैसलाबाद ही जो है इन ड्रेन्स की सफाई करेगा, जिससे मामला जो है वो एक दूसरे के ऊपर डाला जा रहा है और ये नज़र आ रहा है कि अभी भी जो रोड साइड ड्रेन्स हैं उनकी सफाई का जिम्मेदार इदारा जो है किसी को नहीं ठहराया गया। जी, ड्रेन्स की सफाई के लिए वासा को जिम्मेदारी दे दी गई। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, टोबा के DC ऑफिस में लगा जदीद तरीन RO प्लांट फंड्स की किल्लत होने और बिजली का बिल अदा न करने के बायस बंद हो गया, जिसके बाद 6 कॉलोनीज और तमाम सरकारी दफातर को साफ पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। आपको बताते चलें, इस हवाले से टोबा के DC ऑफिस में लगा जदीद तरीन RO प्लांट फंड्स की किल्लत होने और बिजली का बिल अदा न करने के बायस बंद हो गया, जिसके बाद 6 कॉलोनीज और तमाम सरकारी दफातर को साफ पानी की फराहमी मुअत्तल होगी। आपको बताते चलें, इस हवाले से टोबा के DC ऑफिस में लगा जदीद तरीन RO प्लांट फंड्स की किल्लत होने से और बिजली का बिल अदा न करने के बायस बंद हो गया। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी बताएगा। के DC ऑफिस के अंदर लगा हुआ RO प्लांट इस वक्त लावारिस हो चुका है। अगर हम RO प्लांट की बात करते हैं, ये स्टेट ऑफ द आर्ट सबसे बेहतरीन प्लांट था जो कि मुखय्यर हजरात के तावन के साथ टोबा टेक्सिंग में लगाया गया था। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये हो गई है कि 1 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है, ये RO प्लांट बंद है। तकरीबन DC ऑफिस के तमाम मुलाजमीन यहाँ से पानी भरते थे, अदालतों के तमाम अहलकार और ख़ास तौर पर जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं तमाम के तमाम यहाँ पर आके पानी भरते थे और वो साइलिन जो कि दूर दराज के इलाकों से अपने मसाइल लेकर DC ऑफिस आते थे वो यहाँ से ठंडा पानी पीते थे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए यहाँ से जाते थे। लेकिन अब 1 माह से ज़ायद हो चुका है कि यहाँ पर इस प्लांट की निगहदाश्त नहीं हो पा रही सही तरीके से और ये प्लांट बंद हो गया है, जिसकी वजह से इसकी जो अफादियत है वो ख़त्म होकर रह गई है। इसे शहरी हमारे साथ मौजूद से बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि इस प्लांट से कौन कौन सी बस्ती है, कौन कौन सा मोहल्ला है, कौन कौन से लोग हैं यहाँ पर पानी भरते थे और अब उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बहुत शुक्रिया मैं आपका अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने एक बड़ा, आजकल गर्मी का मौसम भी है और पानी की शदीद ज़रूरत रहती है और इस वक्त जो पूरी कचहरी है, जो टोबा टेक्सिंग ज़िला कचहरी, उसमें ये अकलौता एक ये प्लांट है जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और ठंडा पानी और साफ़ पानी मिलता था और ये DC कम्प्लेक्स के अंदर है। इससे वकला हजरात, हमारे जो साइलीन आते हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होते थे। सबसे बड़ी बात है कि ये जो साथ की फैज़ कॉलोनी है, उसके साथ जो दीगर कॉलोनीज़ है, वहाँ के लोग भी आके यहाँ से पानी भरते थे और उसके साथ जो दफातर हैं, तमाम जो यहाँ पे हमारे महकमे के दफातर हैं, वो तमाम दफातर वाले भी पानी यहाँ से लेते थे। तो लेकिन जो सिचुएशन हमें पता चल रही है कि ये तकरीबन 1 माह का अरसा गुजरने को है और ये प्लांट बंद है और वापडा की नाअहली भी इसमें है। और लेकिन हम डिप्टी कमिश्नर साहब से, जो भी हमारे अफसरान बाला हैं, यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट भी करते हैं
کہ اس پلانٹ کو فوری بحال کیا جائے، کیونکہ اگر یہ پلانٹ بحال نہ ہوا، لوگ جس طرح گرمی کی شدت ہے جس سے پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس پلانٹ کو بحال کیا جائے. ریکویسٹ کر رہے ہیں جی اس پلانٹ کو بحال کیا جائے، کیونکہ اگر ڈی سی آفس کا جو پلانٹ ہے وہ بحال نہیں ہوگا تو اور ضلع کے اندر جو باقی واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے تو ان کی صورتحال کیا ہوگی. اس وقت سائلین کی جانب سے، سرکاری ملازمین کی جانب سے، وکلاء حضرات کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس واٹر فلٹریشن پلانٹ کو جلد سے جلد بحال کیا جائے، کیونکہ جو ارد گرد کی بستیاں ہیں، آبادیاں ہیں، وہ بھی یہاں سے پانی بھرتی ہیں اور سرکاری ملازمین بھی یہاں سے پانی بھرتے ہیں، جن کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس گرم موسم میں. جی آر او پلانٹ کو بحال کیا جائے. بہت شکریہ طیب تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. چنیور ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کمپلیکس کے واٹر کولر 2 مہینوں سے ناکارہ ہو گئے. ملازمین پینے کے صاف پانی کے لیے مارے پھرنے لگے. آپ کو بتاتے چلے اس حوالے سے چنیور ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کمپلیکس کے واٹر کولر 2 مہینوں سے ناکارہ نکلے. ملازمین پینے کے صاف پانی کے لیے مارے پھرنے لگے. آپ کو بتاتے چلے چنیور ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کمپلیکس کے واٹر کولر 2 مہینوں سے ناکارہ. ملازمین پینے کے صاف پانی کے لیے مارے پھرنے لگے. مزید بات کریں گے بابر منیر سے. جی بابر بتائے گا. بالکل جی، ضلع انتظامیہ کی غفلت کہیں یا مبینہ لاپرواہی اور ڈپٹی کمشنر آفس، اسسٹنٹ کمشنر آفس کے جو اپنے واٹر کولر ہیں وہ پچھلے عرصہ 6 ماہ سے خراب ہیں اور سٹی 41 کی نشاندہی کے باوجود ان واٹر کولروں کی مرمت تک جو ہے وہ نہیں کروائی گئی. اور مخیر حضرات کی جانب سے جو ڈی پی آفس اور ڈی سی آفس کے بالکل سامنے یہ 2 دفاتر ہوتے ہیں جو کسی بھی ضلع کے 2 اہم سرکاری دفاتر ہوتے ہیں، اور مخیر حضرات کی جانب سے یہاں پر واٹر فلٹریشن پلانٹ لگایا گیا تھا جو پچھلے 4 ماہ سے خراب ہے. اور نہ تو سرکاری افسران جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں اور اسسٹنٹ کمشنر صاحبان ہیں وہ اپنے دفاتروں میں واٹر کولر جو خراب تھے وہ ٹھیک کروا سکیں. اور یہ مخیر حضرات کی جانب سے لگایا جانے والا واٹر فلٹریشن پلانٹ تھا جو پچھلے 2 ماہ سے بند ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر گرد و غبار بھی بہت زیادہ اور صفائی نہ ہونے کے برابر ہے. اور یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ خراب ہے. اور نہ صرف سرکاری دفاتر کے جو ملازمین ہیں وہ یہاں سے پانی بھرتے تھے، بلکہ جو شہری ہوتے تھے وہ بھی یہاں سے پانی بھر کر لاتے تھے. شہری موجودہ ان سے بات کرتے ہیں. محترم، کب سے یہ بند پڑا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تقریباً 2-3 مہینے سے بند پڑا ہے. یہ اپنے ڈی پی او دفتر اور ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے فلٹریشن پلانٹ ہے. ادھر سے سرکاری ملازمین بھی بھرتے ہیں اور پبلک بھی بھرتی ہے. یہ تقریباً 2-3 مہینے سے خراب ہے. ادھر بالکل صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے. کئی 2-3 دفعہ نشاندہی بھی کی ہے کہ یہ فلٹریشن پلانٹ بند ہے تو پانی کی بہت ادھر دقت ہے. تو کیا مطالبہ کریں؟ مطالبہ یہ ڈی سی صاحب سے کہ اس کو فوری طور پہ جو ہے نا اس کے بحالی کروائی جائے. بالکل جی، ایک طرف ڈپٹی کمشنر صاحب جو دور دیہات ہیں وہاں پر پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے دعوے دار ہیں، اور قسم پرسی کی حالت یہ ہے ضلع کے سب سے بڑے افسران ہیں اور ان کے اپنے دفاتر کے جو واٹر کولر ہیں وہ خراب ہے. اور جو مخیر حضرات کی جانب سے مخیر حضرات کے تعاون سے لگایا جانے والا جو واٹر فلٹریشن پلانٹ تھا ان کے دفتر کے سامنے وہ بھی عرصہ دراز سے خراب ہے، جس وجہ سے نہ صرف پریشانی کا سامنا ہے. بہت شکریہ بابر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں مہنگائی عوام کی جان پر بنائے. غربت کی چوکی میں پیسے عوام کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا. آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 1100 روپے کا ہو گیا. خریداروں کا کہنا ہے 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں مزید 25 روپے کا اضافہ ہو گیا اور قیمت 1100 روپے فی تھیلا پہنچ گئی. کسی دکان پر چینی نہیں، بلیک میں 110 روپے تک فروخت کی جا رہی ہے. چینی اور آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور عدم دستیابی پر خریدار پریشان ہیں. مل رہی ہے جی. کتنے کی؟ 105 روپے کلو. اور دوسری وہ نہیں آ رہی؟ نہیں وہ نہیں آ رہی. وہ کتنے کی ہوتی ہے؟ وہ آئے گی تو پھر ہی ہے. آئی کو نہیں رہی ہے. تقریباً وہ پرچی دے گئے ہیں، ریلس دے گئے 88 روپے کلو والی، اور 2 منتھ ہو گئے ہیں بس پرچی دی جا رہی ہے، چینی نہیں آ رہی، مل نہیں رہی. دوسری چینی شارٹ ہے؟ وہ شارٹ ہے، وہ بلیک میں بک رہی ہے. کتنے کی؟ 105 روپے کلو. 105 سے 10 تک؟ ہاں جی. شہریوں کا کہنا ہے اوپن مارکیٹ میں ہر دکاندار کا اپنا ریٹ ہے. مہنگائی نے مت مار دی ہے. مہنگائی کی ماری عوام نے حکومت سے آٹے اور چینی پر سبسڈی کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار گھومن، سٹی 41 چنیور. جھنگ میں ٹماٹر کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ ختم کر دیا گیا. پرچون مارکیٹ میں ٹماٹر کی قیمت میں 15 روپے کمی کر دی گئی. منڈی میں فی کلو قیمت 40 روپے تک کم کر دی گئی. شہریوں کی جانب سے مصنوعی اضافے پر تشویش کا اظہار کر دیا گیا. آپ کو بتاتے چلیں جھنگ میں ٹماٹر کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ ختم کر دیا گیا. پرچون مارکیٹ میں ٹماٹر کی قیمت میں 15 روپے کمی کر دی گئی. مزید بات کریں گے اپنے نمائندہ اویس خان سے. جو اویس بتائے گا قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے.
بالکل جنگ میں ٹماٹر کی قیمتوں میں مصنوعی مہنگائی کا زور ٹوٹ چکا ہے. ٹماٹر کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے پرچون مارکیٹ میں 15 روپے جبکہ منڈیوں میں جو ہے وہ تقریباً 40 روپے تک کی کمی آئی ہے. صورتحال پر جو شہریوں کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. ہر تہوار پر مصنوعی قیمتوں میں اضافہ یقینی طور پہ انتظامیہ اور مارکیٹ کمیٹی کی خاص طور پہ جو ہے وہ اس سے نااہلی کا ثبوت ہے. اس بارے سے میرے ساتھ یہاں پہ سبزی فروش موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. بتائیے گا ہر تہوار پر جو ہے وہ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا کہیں گے اس صورتحال پہ کیا مشکلات ہیں؟ محرم پر 100 روپے کلو ٹماٹر بکتا ہے منڈی میں بھی، اور ہم نے بھی 100 ہی بیچا. آج 60 روپے کا ریٹ ہے، مگر ہمیں کوئی فائدہ نہیں اس کا. اس ٹائم ریٹ بتا دیں، بعد میں گھٹا دیں. اب بھنڈی جو ہے وہ 40 روپے کلو ہے، مرچیں 60 روپے کلو ہیں، کدو 40 روپے کلو، آلو 40 روپے کلو ہے. کیا کرے غریب آدمی میں کوئی بچتا ہی کوئی نہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ خاصی حد تک مشکلات کا سامنا ہے. مارکیٹ کمیٹیاں بھی جو ہیں وہ قیمتوں پر عمل درآمد کرانے میں ناکام نظر آتی ہیں. ہر تہوار پر مصنوعی اضافہ کیا جاتا ہے قیمتوں میں، جس کے باعث نہ صرف شہریوں کو اضافی بوجھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ وہیں پہ پرچون مارکیٹ کے دکاندار ہیں. شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. انٹرنیشنل اور لوکل کاٹن کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی. امریکن کاٹن 94 سینٹ سے بھی تجاوز کر گئی. پاکستان ٹیکسٹائل انڈسٹری کو را کاٹن اور یارن کی دستیابی پر پریشانی کا سامنا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ اور لوکل مارکیٹ کی قیمتوں میں بھی تیزی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں فی سینٹ کاٹن 94 سینٹ سے اوپر چلا گیا، جبکہ لوکل مارکیٹ میں را کاٹن کی قیمت 14,000 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. ایشیا کی سب سے بڑی فیصل آباد یارن مارکیٹ میں مندی کا رجحان ریکارڈ کیا گیا، جس میں پاورلوم سیکٹر کے ساتھ ایکسپورٹرز کے بھی متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. ہمارا پاکستان میں جو ہے کاروباری حالات بہت ہی جو ہے اس وقت نازک دور سے گزر رہے ہیں. اس میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ایک تو ہماری روئی کی پرائس بہت زیادہ ہے. 14,000 ہماری روئی کی اس وقت پرائس ہے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں 95 سینٹ پہ ہماری نیو یارک کاٹن چل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آنے والے وقت میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ پرائس مزید بڑھے گی. لوکل ہاؤزری ایسوسی ایشن کے صدر ملک ظہیر نے کہا کہ دھاگے کی قیمتیں آئے روز تبدیل ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے کاروبار میں غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ مقامی کاٹن کا ریٹ 200 سے 300 روپے بڑھنے سے 14,000 روپے فی من تک جا پہنچا ہے. 15-20 دن سے ایک مہینے سے تقریباً جو دھاگے کے دام بڑھ رہے ہیں، تقریباً ایک من میں تقریباً 200-300 روپے بڑھ گیا ہے. اور اس سے فرق یہ پڑا ہے کہ جو ہمارے لیبر ہے وہ تقریباً 50% جو فرق ہو چکی ہے، اور آنے والے وقت میں یہی نظر آ رہا ہے. کاروباری افراد نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ روئی پر عائد 5% کسٹم ڈیوٹی کو ختم کیا جائے تاکہ قیمتوں میں استحکام آ سکے. ساتھی رپورٹر شہراز بٹ اور کیمرہ ٹیم محمد عرفان اور حسن چوہان کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد. انٹرنیشنل ایکسپورٹ آرڈرز بہت تو سمندری کرائے اس سے بھی زیادہ ایک ماہ میں 5% زائد کرایوں میں اضافہ ناقابل قبول قرار دے دیا. شپنگ کمپنیز کا ستمبر میں کرائے پھر بڑھانے کا اندیا دے دیا گیا. ایکسپورٹرز پریشان. مزید بات کریں گے اپنے نمائندہ بلال ڈوگر سے. جی بلال، بتائے گا ایکسپورٹرز کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، اگر دیکھا جائے تو اس وقت ایکسپورٹر سڑ پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں. فریڈ ریٹس اس حد تک ہائی ہیں. 1 اگست سے 400% بڑھنے کے بعد دوبارہ سے 500 سے 600% فریڈس کے اندر اضافہ اس وقت ایکسپورٹرز کے لیے ایکسپورٹ کرنا شپمنٹ ناممکن نظر آ رہا ہے. ہمارے ساتھ ایکسپورٹر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. شہزاد صاحب، آپ کو ستمبر کی آخری کیا مل رہی ہے؟ کیونکہ یہ مہینہ تو گزرنے والا ہے. اگلی شپمنٹس کی کیونکہ اس حد تک مہنگی ہو گئی ہیں کہ شپمنٹ کرنے کے لیے سوچا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں اب ستمبر سے کے لیے فریٹس جو ہے نا وہ $7,500 USA کا آ رہا ہے. ہیپک لائڈ شپنگ لائن $7,500، اور عام نارمل شپنگ لائنز بھی جو ہے نا وہ 20 فٹ کنٹینر کا $7,500 ہمیں بتا رہی ہیں. اور یہ اب 14 اگست کے بعد موسٹلی شپنگ لائنز کے 2 ہفتے میں ویسل ہی نہیں آ رہے. تو جو ابھی بھی ہم نے پچھلے ہفتے بھی شپمنٹس نکالی ہیں وہ 1 ستمبر والے ویسل پہ جانی ہے، اور اس کا ساتھ ہی انہوں نے ہمیں اب چارج لگا دینا ہے. وہ بے شک پورٹ پہ پڑا ہے، ہمارا پچھلے سے پچھلے ویسل کے ٹائم پہ پہنچ گیا تھا کٹ آف ٹائم پہ، لیکن وہ شپمنٹس ویسل نہ آنے کی وجہ سے وہاں پہ پڑی رہ گئی ہیں. 3 ویکس کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہمیں $2,500 اور ایکسٹرا پے کر کے شپمنٹ بھیجنی پڑے گی. ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے اس کو بھیجنا ہے، کیونکہ ہم شپمنٹ یہاں تو نہیں رکھ سکتے. تو یہ بھیجنا پڑے گا. صاحب، کیونکہ اس وقت دیکھیں کاسٹ آف ڈوئنگ تو پہلے ڈالر نے دھچکا دیا، اب فریڈز دھچکا دے رہی ہے. جی، اس میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کو 2 میرے مطالبے ہیں. ایک تو گورنمنٹ TIR کی جو فیسلٹی ہے جس میں ہم ممبر ہیں، انٹرنیشنل روڈ ٹرانسپورٹ، اس کا فائدہ اٹھائے اور ٹرکنگ کو اب وہ بڑھائے.
और इससे हमारी कॉस्ट कम होगी। दूसरा मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट फ्रेट में एक्सपोर्टर्स को स्ट्रेट वे में रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सिडी दे, अदरवाइज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स आप देखेंगे कमिंग मंथ्स में बहुत कम हो जाएंगी। कमिंग मंथ्स में बहुत कम होगी अगर फ्रेट रेट्स के अंदर हुकूमत की तरफ से जो शिपिंग मिनिस्टर उन्होंने एक्शन ना लिया, जहाँ कोई सब्सिडाइज रेट्स जो है वो मुतारिफ ना करवाए गए, तो आने वाले दिन जो है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर शामिल करें लीगी MP शुएब अदरीस की एंटी करप्शन में पेशी। शुएब अदरीस को सरकारी जगहों पर कब्जा केस में बुलाया गया। आपको बताते चले इस हवाले से लीगी MP शुएब अदरीस की एंटी करप्शन में पेशी। शुएब अदरीस को सरकारी जगहों पर कब्जा केस में बुलाया गया। फैसलाबाद में एंटी करप्शन में लीगी MP की पेशी। शुएब अदरीस को सरकारी जगहों पर कब्जा केस में बुलाया गया। शुएब अदरीस गुज़श्ता पेशी पर पेश नहीं हुए थे। लीगी MP की एंटी करप्शन में पेशी का मामला। शुएब अदरीस आज 2 बजे पेश होंगे। लीगी रहनुमा शुएब अदरीस गुज़श्ता पेशी पर पेश नहीं हुए थे। आपको इस हवाले से बताते चलें, अहम खबर है लीगी MP शुएब अदरीस की एंटी करप्शन में पेशी। शुएब अदरीस को सरकारी जगहों पर पेश किया गया। आपको बताते चलें इस हवाले से लीगी MP शुएब अदरीस की एंटी करप्शन में पेशी। इसी पर बात करेंगे, वकास बेग से जो बताएगा। जी बिल्कुल, लीगी MP शुएब अदरीस को सरकारी जगह पे कब्जा करने के मद में जो है नोटिस जारी किया गया था एंटी करप्शन में, और एंटी करप्शन में आज इनकी तीसरी तलबी थी और तीसरी तलबी पर भी जो है ताहाल शुएब अदरीस जो है पेश नहीं हुए। एंटी करप्शन जराये का ये कहना है कि शुएब अदरीस जो है दिन 2:30 बजे के बाद एंटी करप्शन ऑफिस में पेश होंगे और अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करेंगे। इससे पहले 2 पेशियों पर शुएब अदरीस की जानिब से जो है पहली पेशी पे शुएब अदरीस खुद पेश नहीं हुए, जबकि दूसरी पेशी पर शुएब अदरीस के वकील जो है वो एंटी करप्शन में पेश हुए, जिन्हें तमाम तर सबूत जमा करवाने के लिए आज की तारीख दी गई थी। आज 2:30 बजे के बाद दिन जो है लीगी MP शुएब अदरीस जो है वो एंटी करप्शन में पेश होंगे। इसके बाद ही मामले की कुछ मजीद तफसीलात जो है वो सामने आ सकेंगी। जी ठीक है वकास, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। चिन्योट के लारी अड्डे पर सहूलियात का फुकदान। मुसाफिरों के लिए बैठने की जगह ना ही वॉशरूम खुल सके। आपको बताते चले चिन्योट के लारी अड्डे पर सहूलियात का फुकदान। मुसाफिरों के लिए बैठने की जगह ना ही वॉशरूम खुल सके। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा वकार घुमन से, जो वकार बताएगा मुसाफिरों का क्या कहना है। चिन्योट के लारी अड्डे पे जो वाशरूम्स की सूरत हाल है, पहले खबर यहाँ पर चला के उनको चलवाया गया। अब 1 माह से सिर्फ 1 माह ये ओपन रहे, उसके बाद दोबारा बंद हो चुके हैं। लारी अड्डे की सूरत हाल जो इंतहाई ख़राब है। यहाँ पे मुसाफिरों के लिए जो मुसाफिरखाना बनाया गया है वो भी बंद पड़ा हुआ है, और स्पेशली जो वाशरूम्स थे जिनको ड्राइवर इस्तेमाल करते थे, मुसाफिर इस्तेमाल करते थे, अब वो दोबारा बंद हो चुके हैं। जो ज़्यादा वक्त यहाँ गुजारते हैं वो ड्राइवर्स हैं, उनसे बात करते हैं कि ये सारा कुछ बंद होने की वजह से क्या मुश्किल पेश आ रही है आपको। ये लैटरीना इतने जो ना बनिया ने वो हुण हर टाइम बंद ही पईयां रहिंदियां ने। मुसाफिर आंदे ने, सब तो ज़्यादा तंगी तो इत्थे हैगी औरतां नूं, वो आंदियां ने कोई लैटरीना कोई नहीं हैगियां। ਇਹ मुसाफिर खाने बनाए ने वो भी बिल्कुल ताले लगे हुए ने, बंद है ने। उधर एक मुसाफिर खाना है सी, वो भी उन्होंने गिरा दिता। तो ये साडी तां अपील ही हैगी आ भी मसलन इन्हां नूं खुलाया जाए। ਇਹ ਓਪਨ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬੰਦ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਟੈਂਡਰ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੀ वजह तो मकसद है ਇਹਨੂੰ तकरीबन 1.5 साल तो उत्ते अरसा हो गया मेरे ख्याल। हाँ जी बिल्कुल, कुछ अर्सा पहले 41 ने इसकी निशानदी की थी और 9 जून को इसका इफ्तिताह हुआ था, लेकिन 1 माह चलने के बाद ठेकेदार को जब उसकी पेमेंट नहीं की गई तो वो बंद करके ताले लगा के चला गया, जिसकी वजह से ये तमाम लोग परेशान हैं। मुसाफिर परेशान हैं, ड्राइवर यहाँ पर परेशान हैं, मुसाफिर परेशान हैं। बहुत शुक्रिया वकार तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में खाली असामियों की वजह से मसाइल बढ़ने लगे। अफसरान को इजाफी चार्ज देकर काम चलाया जाने लगा। मजीद तफसीलात जाने के अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से जी बताएगा। इस्लामाबाद कॉरपोरेशन में खाली ओहदों की वजह से मसाइल पैदा होने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जितने भी साइलिन आते हैं उन्हें बताया जाता है कभी कोई अफीसर नहीं आया। एक अफीसर के ना होने की वजह से 3 काम तकरीबन पेंडिंग पड़े हुए हैं। यहाँ पर एमओज की कमी है, म्यूनसिपल अफसरान ना होने के बराबर है, एडिशनल चार्ज दिए गए। इसके अलावा एमओज कम है, डीएमओज कम है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ IT के अफसरान, प्लानिंग के अफसरान वो कम है, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर CEOs का भी यही कहना है कि डिप्टी CEO की भी कमी है। और उसके अलावा जो लिख कर भेजा गया है कि
यहाँ पर जितनी भी कमी है वो दूर की जाए, मुलाजमीन अपॉइंट किए जाएं ताकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनाई गई है और दूर दराज से जो भी शहरी यहाँ पर आते हैं अपने कामों के असूल के लिए, चाहे वो नक्शे का काम हो, रेवेन्यू का काम हो, चाहे रेगुलेशन का काम हो, जो भी किसी को मसला आता है वो इसी सूरत में दूर हो सकता है जब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट पूरी हो सकेगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। झंग समेत 17 अजला में शजरकारी मुहिम का महकमा तालीम टारगेट मुकम्मल करने में नाकाम हो गया। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन की जानिब से सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया गया। ज़िले अफसरान से जवाब तलब कर लिया गया। मुतल्लिका अजला के तालीमी अफसरान को इक़दाम करने की हिदायत जारी कर दी गई। स्कूल्स में शजरकारी से टारगेट मुकम्मल करने की भी हिदायत जारी कर दी गई। आपको बताते चलें इस हवाले से झंग समेत 17 अजला में शजरकारी मुहिम का महकमा तालीम टारगेट मुकम्मल करने में नाकाम हो गया। कमालिया में मुसव्विर वेलफेयर काउंसिल की जानिब से मोहल्ला फाजिल दीवान में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान खान से। जी रिजवान बताएगा। बिल्कुल, कमालिया में मुसव्वर वेलफेयर की जानब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। मोहल्ला फाजिल दीवान में ये कैंप लगाया गया है जिसमें 200 से ज़ायद मरीज़ चेक किए जाएंगे। बात भी कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद भी हैं। बताइएगा कितने मरीज़ों को चेक किया जाएगा आज और मेडिसिन के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तकरीबन जी ये 200 से ज़ायद मरीज़ों का फ्री चेकअप किया जाएगा, जहाँ पर उन्हें दवाइयाँ भी मुकम्मल मुफ्त फराहम की जाएंगी, चेकअप भी किया जाएगा। और महकमा सेहत के ताउन से हमने यहाँ पर एक वैक्सीनेशन कोविड वैक्सीनेशन काउंटर भी एहतमाम किया है कि जिन लोगों ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है ताकि वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वैक्सीनेशन भी अपनी करवा रहे हैं। मुसव्वर वेलफेयर काउंसिल एक ऐसा इदारा है जो अरसा दराज से खिदमत खल्क में मसरूफ़ है और ये हमारा दूसरा कैंप है कमालिया के अंदर जो हमने लगाया। इंशाल्लाह ये इस तरह के जो सेहत के जो कैंप हैं इंशाल्लाह वो हम लगाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा गरीब तबके को सेहत की सहूलियात मुहैया कर सकें। बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि मुसव्वर वेलफेयर काउंसिल की जानब से दूसरा कैंप लगाया जा रहा है जिसमें तकरीबन 200 से ज़ायद मुस्तक और नादार अफराद का फ्री मेडिकल चेकअप किया जाएगा और जो है अद्वियात भी फराहम की जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। तांदेवाला के इलाके जब 511 गावबे का रिहायशी 3 फुट का नौजवान साजिद रफ़ी रोजगार न होने के बाद दर बदर की ठोकरें खाने लगा। तांदलेवाला के 26 साल नौजवान साजिद रफी का छोटा कद नौकरी के हसूल में आड़े आ गया। साजिद रफी ने MA उर्दू की डिग्री हासिल कर रखी है, जबकि मुतअद्दिद सरकारी इदारों में नौकरी के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन छोटा कद होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। मेरी तालीम MA उर्दू है। मैंने मुख्तलिफ सीटों के लिए अप्लाई किया था नौकरी के लिए, लेकिन ताहाल मुझे नौकरी नहीं मिल सकी। इसकी सबसे बड़ी वजह मेरा छोटा कद होना भी है और मैंने हाल ही में पटवारी की सीट के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन उसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर सका। 3 फुट के नौजवान ने कंप्यूटर और दीगर टेक्निकल डिप्लोमे भी हासिल कर रखे हैं, जबकि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी मौजूद है। नौजवान का कहना है कि छोटे कद की वजह से दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हूँ। इतने वसाइल नहीं है कि अपना कारोबार शुरू कर सकूँ। माँ बाप इंतहाई गरीब हैं। जॉब हासिल करके उनका साथ देना चाहता हूँ। मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे कोई अच्छी सी नौकरी इनायत करें ताकि मैं अपने घर का चूल्हा चला सकूं, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत ही गरीब हैं। मेहनत मजदूरी करके उन्होंने मुझे पाला है और तालीम दिलवाई है, तो अब मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि बूढ़े होकर उनकी खिदमत करूं। नौजवान साजिद रफी का मजीद कहना था कि मेरे एक भाई का कद भी छोटा है, लेकिन हमारे हौसले पस्त नहीं। मजीद तालीम और नौकरी की तलाश जारी रखेंगे। साजिद रफी ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस तांदलियावाला में पटवारी की सीट पर भी अप्लाई कर रखा है। नौजवान ने वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से नौकरी फराहम करने की अपील की है। फैसलाबाद वालों ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर भी बहाने तलाश कर लिए। पर मेरी तबीयत नहीं सही, पर न जाना। ऐसे बहाने लगाते हैं अगर ट्रैफिक वार्डन आपको रोकते हैं। शहरी और कैसी कैसी बातें करते हैं जब चलान होता है, आइए आपको दिखाते हैं। वालदा की तबीयत नहीं ठीक है, वालदा एडमिट है उधर। हाँ जी, तो अल्लाह उन्हें शिफा दे। हमारी भी दुआ है, लेकिन डॉक्यूमेंट क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई? सर शुगर है, हाई हुई है। तो वो हॉस्पिटल में ही ना यार? फोन है, तबीयत अभी सीरियस बहुत ज़्यादा है, यही कि तो आप साथ आ सकते हैं। नहीं, साथ तो मैं नहीं जा सकता, पक्की बात है। चलो जाने दो यार। क्या कर रहे हैं आप? बड़े भाई क्या डॉक्यूमेंट्स मंगवा रहे हैं? नहीं, तो फिर भाई होते यहाँ पे
सिविल लाइन में, इधर नर्सरी के साथ। सिविल लाइन क्या करते हैं वो? मैं होते हैं पुलिस में होते हैं। हाँ, पुलिस में होते हैं। पुलिस में होते हैं। चलो करवा बात करो। क्या वो डॉक्यूमेंट्स नहीं रखते उनकी वजह से? नहीं, मैं रखता हूँ यार। अच्छा। वो घर जाएगी। लाइसेंस नहीं है। क्यों? और हम फैक्ट्री में जॉब करते हैं, फैक्ट्री में जा रहे हैं। फैक्ट्री की जॉब क्या कहती है कि लाइसेंस नहीं बनवाना? बनवा लेंगे नहीं बेटा, आप चला रहे हो तो आपको पता है ना कि ये ज़रूरी कागज़ है, ये बनवा के चलना है। तो कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं बनवा लूँ? जी पता क्या बात है, घरेलू मजबूरी यार, वहाँ से फैक्ट्री से टाइम नहीं मिलता, आज टाइम से आ रहे हैं। अच्छा, कौन सी ऐसी घरेलू मजबूरी है जो मुझे लाइसेंस बनवाने से मना करती है? मुझे वो बता दो, एक मजबूरी बता दो, मैं छोड़ देता हूँ। बात उन्हें टाइम नहीं मिलता है। हॉस्पिटल चल रहे मुंडे से पत्थरी है, मेरे अपने चोटा लगी है, इसका आगे जल्दी है। मेरा सवाल सुनिया पहला, तू जी इशारा तोड़ रहे हैं, तू हॉस्पिटल लगे मरीज का पता करन जा रहे हैं। हाँ, मुंडे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ हैं हॉस्पिटल। हाँ जी, हुक्म करो। नहीं, ये मुंडा डॉक्टर नहीं बेटा, मेरा सवाल ये है कि अगर तू आप एक्सीडेंट करा बैठे इशारा तोड़ दें तो मरीज ਨੂੰ तेरा की फायदा होएगा? सारे इशारा खुलिया जैसे कह रहे हैं। चलो कापी लाइसेंस दिखाओ। फिर चलान है बेटा, इशारे। चलो लाइसेंस तो तुम्हारा टाइम नहीं होगा आपके पास। मैंने बाइक का काम करवाना, सैलरी नहीं अभी नहीं। सैलरी मिलने पे काम करवा लोगे? आपको मैं दिखा के लगता तो नहीं है। आपको दिखा के दूंगा। तनवीर बात आपका नाम, मेरा नाम साइम। क्या नाम है? साइम अली। साइम अली। इशारा तोड़ के आ रहे हो आप? जी। क्यों? मैं हॉस्पिटल जाने में सर दर्द हो रहा है। हॉस्पिटल जाने। सर दर्द हो रहा, लगता तो नहीं है। हाँ, में जाना है। पक्की बात है? या चलान से बचने के लिए झूठ बोल रहे हो? झूठ नहीं बोल रहा, मैंने हॉस्पिटल जाना। साथ किसी को ले लेते? अकेले ही जाना, मेहरबानी है। जाओ। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने से गुरेज करें, बल्कि ट्रैफिक अहलकारों के साथ मिलकर इन कवानीन पर अमल दरामद करें। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अली रजा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में लालपुर म्यूजियम की सियाहत को फरोग देने के इकदाम। तहरीक आज़ादी के हीरो भगत सिंह के घर में इनकी वालिदा की इस्तेमालशुदा पीढ़ी, दूध का बर्तन और पुरानी खिड़कियां नुमाइश के लिए लगा दी गई। भगत सिंह बहुत बड़े हीरो थे। आज भी उनके घर और उनसे जुड़ी चीजों को देखने के लिए कनाडा और इंडिया समेत दीगर ममालिक से लोग आते हैं। डायरेक्टर लालपुर म्यूजियम मियां अतीक का कहना था कि सियाहत को फरोग देने के लिए लालपुर म्यूजियम में भगत सिंह की वालदा की पीढ़ी जिस पर बैठकर वो खाना बनाया करती थी, उनके घर में इस्तेमाल होने वाला दूध का बर्तन और उनके घर की खिड़की को भी म्यूजियम में रख दिया है, जबकि उनकी तस्वीर को सोशल मीडिया पर भी लगा दिया गया है। माजी करीब की तरफ देखें कि ये चीज़ें अब नहीं मिलती, और दूसरा इसकी जो एसोसिएशन है वो एक अपने वक्त के एक बहुत बड़े हीरो, जंग आज़ादी के जो हीरोज़ हैं बहुत सारे, उनमें से कि बड़े अहम हीरो हैं भगत सिंह, जिनके घर की ये चीज़ें हमने यहाँ पर रखी हैं। और मैंने देखा है कि यहाँ लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों के ऊपर, और मैंने इसको फेसबुक पे लगाया था तो बाहर के मुल्कों से भी लोगों ने बहुत कमेंट्स किए। समुंदर पार पाकिस्तानी और भगत सिंह के चाहने वालों का भरपूर रिस्पांस आया। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में सियाहत का रुझान बढ़ेगा। बुलेटिन के इख्तिताम पर आपको बताएं, फैसलाबाद शहर तारीखी एतबार से अहम। फैसलाबाद से पहले नाम लालपुर और फिर लालपुर से पहले लोअर चनाब के नाम से पहचाने जाने वाले शहर में चक नंबर 212 में घंटा घर बनाया गया। जब वहां घंटा घर नहीं था तो क्या था, तफसीलात जानते इस रिपोर्ट। लालपुर शहर की बातकारी की भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके 3 फेजेस हैं। पहले फेजेस तो मैं दोबारा फिर कभी मौका मिला तो बताऊंगा। तो यहाँ पे पहले लोअर चनाब कलां कॉलोनी बनी और बेशुमार चक जो थे वो यहाँ पे आबाद किए गए। उनमें से चक नंबर 212 जिसको बाद में लालपुर शहर का नाम दिया गया था। शहर को आबाद किया गया, वो यूनियन जैक जो बरतानिया का झंडा उस पर डिज़ाइन किया कि इसके सारे बाज़ार, इसकी हर चीज़ उस तरीके से डिज़ाइन की गई थी। तो दरमियान में जगह खाली थी, वो इसलिए कि जो चक नंबर 212 था, जब लोअर चनाब कलां कॉलोनी यहाँ पे थी तो वहाँ पे बहुत बड़ा कुआं होता था और वो शहर को उस चक को चक नंबर 212 की ज़राअत के लिए और लोगों के लिए पानी मुहैया करता था। फिर जब ये इसको बाकायदा लालपुर शहर का जब प्लान इसका किया गया तो चक राम दिवाली से मिट्टी मंगवा के जो नज़दीक ही तकरीबन 4-5 किलोमीटर के फासले पे है, तो इसको इस कुएं को बंद करके तो यहाँ पे घंटा घर बनाया गया। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो शायद बहुत कम लोग लालपुर के हवाले से जानते हैं। और जिस तरीके से ये शहर
और फिर शहर को एक घंटा घर का नाम दिया गया। ये पहले इसके घंटा घर नहीं था, कुआं ही था। फिर इन्होंने कहा कि जी 2 निशानियाँ 3 निशानियाँ यहाँ पे बनाई जाए।